ये जो आज का पेपर आप सभी लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने छत्तीसगढ़ सेट का पेपर है। और जैसा कि आप सबको पता है कि अगर मैं सीजी की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सेट की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये नेट से थोड़ा सा लो है, यानी इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस समय यूजीसी नेट का यूनिट नंबर जो सेकंड है, हम लोग यूनिट नंबर सेकंड पर बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पर, है ना। और यूनिट नंबर सेकंड में आप सभी लोगों ने देखा है सामाजिक संरचना को लेकर, साथ ही साथ आप लोगों ने संस्था, परिस्थिति, भूमिका इत्यादि को लेकर आप लोगों ने पढ़ा है। मैंने इस पर आप लोगों से परिचर्चा किया है, ठीक है, लास्ट क्लासेस में यूनिट नंबर 2 में यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। अब उन्हीं के संबंध में आपके सामने ये प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ के सेट में आपके प्रश्न मिलेंगे यूनिट नंबर सेकंड में। और मॉर्निंग में आप सभी लोगों ने आज एमपी पीएससी की क्लास देखा था, जहां हमने बात किया था अल्फ्रेड के बारे में, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, मर्टन के बारे में, जॉर्ज मीड के बारे में, है ना, सूटज के बारे में, इरविन गॉफमैन के बारे में, हेराल्ड गॉर्फिकेल के बारे में, है ना। मॉर्निंग की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेन। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। तो उनसे भी आज आपको सवाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़कर इस पेपर का आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। किसी बच्चे के द्वारा ये जो बेसिकली पीडीएफ भेजा गया था ग्रुप में, तो मुझे लगा कि एक बार मैं आप लोगों को ये पेपर करवा दूं, क्योंकि एमपीपीएससी के जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, और ये नेट के लिए भी ये बेनिफिट है और सेट के लिए भी बेनिफिट है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग इन प्रश्नों पर, ठीक है। 2024 का छत्तीसगढ़ का सेट, और ये बेसिकली पेपर है। आपको अगर मैं बात करता हूँ तो सवाल कहता है कि टालकाट पार्सन्स निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? सामाजिक क्रिया है, सामाजिक संरचनात्मक क्रियात्मक है, और प्रकारीवाद है, या उपर्युक्त सभी है? जवाब क्या आना चाहिए? सर वो डी ऑप्शन। यहाँ आपने जो अभी मुझे जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट जवाब दिया। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है टालकाट पार्सन्स के संबंध में, तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक क्रिया के बारे में भी बताया है, संरचनात्मक क्रियात्मक के बारे में भी बात किया है, और प्रकारीवाद के बारे में भी बात किया है। और हाँ सर, इनके बारे में देखो, मुझे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत तो है नहीं आप लोगों से। क्यों? क्योंकि मैं इसके बारे में आप लोगों से बता भी चुका हूँ। सही? हाँ सर। हाँ, बस एक दो तीन बातें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक देखिए, द सोशल सिस्टम करके किताब आई थी, सिस्टम ऑफ मॉडर्न जो है सोसाइटीज करके किताब आई थी, अमेरिकन सोसाइटी किताब थी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी करके किताब थी। इनके बारे में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। यहाँ तक कि प्रकारीवाद में इन्होंने बेसिकली आपको मैंने बताया था AGI करके, AGI। हाँ सर। जैसे अनुकूलन है, लक्ष्य प्राप्ति है, एकीकरण है, प्रतिमान जिसको प्रतिमान बोलते हैं, या आप डिले कह सकते हैं, या आप विलंबना का एक नाम भी दर्शा सकते हो, है ना। तो ये कुछ टर्म है, ये टर्मोलॉजी है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने ये इस तरीके से है कि आपको कहा है कि कौन सा सही सुमलित नहीं। ये देखिए, सेट का पेपर ऐसे ही आता भाई, 15 दिसंबर 2024 का एमपी सेट वाले ध्यान रखे, ऐसे ही पेपर मिलने वाले हैं इजी। तो आप लोग सर ऑप्शन ए होगा सर इसका आंसर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की तरफ आप सभी लोगों ने झुकाव जी सर। अल्फ्रेड पेरेटो ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में नाम आ सकता भी, है ना। सर तो आ सकता है, लेकिन बाकी सब एकदम एग्जैक्ट है। हाँ, बाकी अब देखिए, मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूँ। विल्फ्रेड पेरेटो बड़ी ही फेमस पर्सन है, पेरेटो महोदय, समाजशास्त्र में ये जाने जाते हैं भी, है ना, अच्छे खासे विद्वान हैं। मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर इनका नाम आता है तो आप यहाँ पे सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर या विचार आप कह सकते हो, इनका विचार है। GH मीड की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के संदर्भ में भी दर्शा सकते हो आप, ये भी बात सत्य है, ठीक है। अब देखिए, मैंने गॉर्फिकेल का नृजाति पद्धति शास्त्र बताया था, है ना। जी सर। पद्धति हाँ सर, ये ये भी सही है। अल्फ्रेड सूटज के बारे में मैंने जाते जाते आप लोगों को ये भी बता दिया था। अल्फ्रेड सूटज के बारे में क्या बताया था? प्रघटना शास्त्र। हाँ, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि फिर इनमें से ऑप्शन सही कौन जाएगा, बल्कि ये तो प्रश्न हमें भी कंफ्यूज कर दिया है। हालांकि मैं अगर आप लोगों से कहूँ यहाँ अगर प्राथमिकता देने के संदर्भ में, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ ही मेरा भी झुकाव रहेगा।
ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि अभी इस सर GH में तो सर नहीं हो नहीं सकता आया। क्या सर? जी सर क्या कह रहे हैं? जी बी वाला सर, बी ऑप्शन, नहीं वो तो क्योंकि सब हर्बर्ट सही है। ब्लूमर। नहीं नहीं सर, जीएच तो पक्का है। यहाँ सिद्धांत और विचार पक्का है है। एकदम से। हाँ इसमें कोई दो राय नहीं सर, यहाँ तो सिद्धांत और विचार है ना। तो आप देखो क्वेश्चन को देखिए, सिद्धांत से रिलेट करा दो, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं सिद्धांत से मैच किया तो ऑब्लिक किया है विचार, तो विचार से अगर आ रहा तो आप मिला दीजिए, फिर भी आपका सही हो जाएगा। मैं आप सबसे बताता हूँ विल्फ्रेड पैरेटो। यहाँ पे मैं प्राथमिकता आप लोगों को सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में अगर टालकाट पार्सन्स होता तो मैं यहाँ पे सही मान लेता, मैक्स वेबर होता तो सही मान लेता, लेकिन विल्फ्रेड पैरेटो के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर बेसिकली अगर कहूँगा तो कम प्राथमिकता दूंगा। तो विल्फ्रेड पैरेटो की तरफ आप रुख करें और आयोग का अगर जवाब आएगा तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ ही झुकाव आएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैं 99% श्योर हूँ इस प्रश्न को लेकर। तो जी सर, क्योंकि इन्होंने अभिजनों के गमन वाला सिद्धांत दिया था ना हाँ सर आप पैरेटो ने। इस कह सकते हो कि बिल्कुल आप यहाँ पर बता सकते हो। अभिजन जैसा शब्द मैंने आपको, विल्फ्रेड पैरेटो के साथ मेरा टॉपिक हो चुका है आप लोगों पर, है ना, बता चुका हूँ शायद इसके बारे में। नहीं पता आपको? इसी क्लास नहीं हुई क्या? हो चुकी भाई। तो उन संदर्भों में अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कि देखो विल्फ्रेड पैरेटो की द माइंड एंड सोसाइटी वाली जो किताब थी सन 1916 वाली, उस किताब में विल्फ्रेड पैरेटो ने वहाँ अभिजन जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया था, अभिजन जैसे शब्दों को लेकर। तो उन परिप्रेक्ष्यों से मैं यहाँ पे इसको एलिमेंट कर दिया हूँ। अतः मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए की तरफ झुकाव करें, और ये आपको इसके नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, पद्धति शास्त्र में। हाँ सर है। ये भी सही है, ये भी, जब तीनों तो आपका श्योर है आज की मॉर्निंग क्लास से, तो बचा ए विल्फ्रेड पैरेटो। ये काफ़ी पहले क्लास हो चुकी है, और वो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत नहीं। यहाँ पे किसी बच्चे ने अभी भी बताया अभिजन को लेकर, और सही बच्चा ने जवाब दिया है अभिजन, तो ऑप्शन ए जाएगा। देखिए अभी हाल ही की क्लास है, लास्ट साथ दूसरी क्लास में अलायंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? लेवी-स्ट्रॉस। ऑप्शन डी। यदि आप लेवी-स्ट्रॉस की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, फ्रांसिस विद्वान। इन्हें आधुनिक मानव विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको? लेवी-स्ट्रॉस को। एक और थे सर इनके साथ, जॉर्ज। जी सर, सर इनके साथ सर इस अलायंस थ्योरी में एक और थे, जॉर्ज। लेवी स्ट्रॉस सर। हाँ नहीं, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर सही जवाब दे रहे हैं। यस। हाँ ये इनकी अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इनके साथ इन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई है। बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया आपने, फ्रेजर महोदय का, अपनी भूमिका निभाते हैं। परंतु यहाँ पे सर फ्रेजर नहीं है, है ना? अगर फ्रेजर, हाँ सर लेवी स्ट्रॉस हो गए हैं। हाँ, बट यहाँ पे लेवी स्ट्रॉस का ही नाम आप लोग प्राथमिकता देने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल। मैंने कई किताबें बताया भी है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताया कि बड़ी फेमस किताब रही है, एक माइथ एंड मीनिंग करके भी की लेवी स्ट्रॉस की किताब रही, जो बड़ी ही फेमस रही है ना? तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग प्लीज़ नोट भी करते चलेंगे साथ साथ, है ना, ताकि आपको याद रहे। अब देखिए ये जे दरिदा का किताब है। अब ये एक ऐसा ट्रेंड चल गया है भाई, ये यूजीसी नेट का भी है समझो एक प्रकार से, और सेट का भी है, और एमपी पीएससी में तो पक्का मान के चलिए भैया कि आप पीएससी का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि जेम्स देरिदा को लेकर ही नहीं, अदर पर्सन के बारे में भी किताबों को लेकर इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो इनकी किताबों में पूछ लिया भाई कि क्रम लगाओ, है ना? इनकी किताबों से पूछा गया कि भाई क्रम लगाने के संदर्भ में। चलिए कोई भी बच्चा जरा मुझे बताए, अपनी तरफ एक बार रुक करे कि भाई क्या क्या होना चाहिए। कुछ सर ये तो हमने सर पढ़ाई नहीं सर, पता ही नहीं कुछ। जे दरिदा के बारे में आपने पढ़ाई नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं आपको जे दरिदा के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, समझिए। जे दरिदा एक विद्वान है, हालांकि मैं इस पे आप लोगों की कल मॉर्निंग में क्लास चर्चा करूँगा, लेकिन फिर भी एक बार आप प्रश्न आया देख लीजिए। अल्जीरिया के जन्मे ये व्यक्ति फ्रांसिस दार्शनिक महोदय हैं। ये इनका एक विरचना का सिद्धांत आया, बड़ा फेमस रहा विरचना का सिद्धांत जे दरिदा का। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं नेट पढ़ाता तो आपको बताता कि विरचना जो एक विखंडन यही है क्या? जी हाँ विखंडन। हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। यह सिद्धांत फ्रांसिस दार्शनिक जे डेरिडा, जॉक डेरिडा द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये बेसिकली एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इनकी राइटिंग एंड डिफरेंस करके किताब आई थी,
उस किताब में इन्होंने अपनी एक भूमिका दी थी, और एक किताब स्पीच एंड फिनोमिना करके आई थी, जिसको बोली घटना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, बोली घटना। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड वाले में। अभी देखो इसको क्रम में लगाना प्लीज़, है ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज़ यार, थोड़ा सा कंट्रोल करो, इतनी शोर हो रहा है। ठीक है, तो स्पीच एंड फिनोमिना की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, समझिएगा थोड़ा सा, बोली और घटना को लेकर। और अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे सामने एक राइटिंग एंड डिफरेंस शब्द आता है, ये भी किताब इसी की है। ठीक है, ये तो दो किताबें तय हैं कि इसी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी दोनों किताब में विरचना का सिद्धांत प्रस्तुत है। विरचना का सिद्धांत कहता है घटनात्मक और संरचनात्मक दृष्टिकोण का मिश्रण है ना, दोनों का मिश्रण है। अब जितनी क्रियाएं संरचनात्मक के अंतर आती है स्ट्रक्चर बनाने में, या जितनी भी क्रियाएं घटना को रिलेट कराती हैं या वस्तु को परिप्रेक्ष्य में, तो उसे आपको इन दोनों किताबों में मेंशन करना होगा जे दरिदा के बारे में। तो ये एक तो आपको याद रखना पड़ेगा, जे दरिदा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे विरचना वाले में रिलेट कराता है। अब बात आती है कि इसका काम क्या था। ये बेसिकली सामूहिक जीवन को समझने के लिए संरचनावाद का सिद्धांत दिया। किसको? सामूहिक जीवन को समझने के लिए, व्यक्ति जीवन को नहीं। ये ग्रुप में काम करता है जे दरिदा, इंडिविजुअल काम नहीं करना पसंद करता है, ये ग्रुप में काम करना पसंद करता है। तो जब भी कभी आपको सामूहिक जीवन मिले तो आप तुरंत ट्रिक लगाइए इसको। दूसरी, दृश्य प्रपंच वैज्ञानिक धाराओं में बात, मतलब एक प्रकार से आपसे अगर मैं बात करूं तो विजुअल टाइप के परिप्रेक्ष्य में बात करता है। कहने का आशय मेरा है कि अनुभव पर अवसर देकर कार्य करने पर बल देता है ये ज्यादातर। कौन? जे दरिदा। इसका कार्य इन दोनों प्रक्रियाओं में बड़ा ही फेमस रहा है। जैक्स डेरिडा के नाम से भी इसको कहा जाना जाता है, फ्रांसिस विद्वान को, है ना, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इनकी किताबें, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम्स ऑफ मार्क्स की किताब रही सन 1993 की। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीच एंड फिनोमिनन की बात करते हैं तो 1967 में बात आती है इनकी। ठीक है, स्पीच एंड फिनोमिनन की बात, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक आपको ध्यान ये रखना है कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी करके, है ना, इन परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भूमिका जो दर्शाई गई है वो 1976 में दर्शाई गई है ना। अब ये किताब आ रही राइटिंग एंड डिफरेंस करके, है ना, राइटिंग एंड डिफरेंस करके यहाँ पर पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत है। ये देखिए एग्जैक्ट मुझे वर्ष इसका याद नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस कॉन्सेप्ट के आधार पे, लास्ट में हम लोग जो है यहाँ पर देखें शुरुआती के दौर यही है। और इतना मैं कह सकता हूँ, इतना मैं आपसे बता सकता हूँ कि 1993 से पहले आई है ये किताब। इतना मैं आपको, ये आपको नेट पे भी नहीं है किताब। जे दरिदा की बात करूँ तो इस किताब के बारे में वहाँ पर भी नहीं दिया गया है, नेट पर भी। तो मैं आपसे कहूँगा कि 1993 से जो भी आई है ये 1993 से नीचे ही आई है। तो आप लास्ट में लगाइए, सबसे लास्ट में 1993 सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इस आधार पे इस प्रश्न की प्राथमिकता आप फर्स्ट को दीजिएगा। परंतु ये जो 3 किताब मैंने बताया है, प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए, आगामी परीक्षा में आपको मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सेट का सवाल बनाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इन संदर्भ में। ठीक है, बाकी मैं पता करूंगा, जैसे ही कुछ चीज़ें आपको ये मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर वहाँ से इस प्रश्न से आपसे रूबरू जरूर कराऊंगा इस किताब से। 67 सर, इसका 67 सर 1978 बता रहा है, सर 1978 बता रहा है जे दरिदा का 78। चलो अच्छा, अगर आप इसी हिसाब पे जरा लगाइए। नंबर 3 पैरा पहला 1967, चलो चौथे पैरा 76, ठीक है, फिर पहले पैरा, हाँ चलो भाई ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप ए को कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया 1978। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ, अदरवाइज फिर भी मैं इसको एक बार देखूंगा, लेकिन आपने मुझे समझ से जहाँ तक उम्मीद है कि आपने देख कर ही बताया होगा कहीं से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए एक बार। हाँ सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर जी सर। देखिए क्या कहता है सूची 1 से और सूची 2 से मैच करना है आपको, यानी इसका मतलब है 5th वाले में आपको मिलान कराना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आप सभी लोगों ने सुना भी है ना, फेमस पर्सन, है ना।
क्या सेकंड कह वाला सकते हैं मैच करेगा। डॉक्टर भीमराव Second वाला। अंबेडकर किन द सदी बुद्धा से? एंड हिज धम। बुद्धा एंड हिज धम अच्छा, सेकंड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अभी भी आप लोगों ने बताया है यहाँ पे सेकंड से, तो या एक और दूसरे से मैच कर दीजिए। और फिर आता है राधा कमल मुखर्जी का नाम। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला सर वैल्यूज। आप यहाँ पर Dimension of वैल्यूज values। को मैच कर रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। और मैं आपसे कहूँगा कि द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज के बारे में राधा कमल मुखर्जी का नाम आता है, ये भी बात सत्य है आपकी। और एम.एन. श्रीनिवासन की बात करते हैं। चौथा इंडिया इंडिया विलेज। देखो अभी हाल ही में आप लोगों ने बात भी किया था एम.एन. श्रीनिवासन के बारे में, लेकिन यहाँ पे इंडिया, हाँ सर। ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, इंडिया शब्द है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 और आपका बचता है यहाँ पर कौन सा? डी, इरावती करवे। बचा एक है युगांत, और आप युगांत। कार्ड को लगा सकते हैं। जी जरा सर। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पर, कोई है ऑप्शन? ए ऑप्शन फर्स्ट वाला। ओके, सही जवाब जा रहा है ऑप्शन ए। और अतः आप सभी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का ही झुकाव करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, किसने प्रकार्यवाद को निरपेक्ष प्रकार्यवाद कहा है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से बता भी सकते हो। मैं आपको सर इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम। और भी कोई बच्चा बताए जरा। मैं दुर्खिम की तरफ झुकाव नहीं करना उचित समझूंगा फिलहाल, तब भी और भी बच्चों का जवाब जरा मैं जानना चाहूंगा। मटन। स्टेटमेंट मार्टन सर। मटन। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं मेलोनस्की सर। बिल्कुल, ई- यहाँ मेलिनोवस्की का किसी बच्चे ने नाम लिया, बिल्कुल सही जवाब। ये जो फंक्शनलिज्म एज अगर हम बात करते हैं, अब्सोल्यूट, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है, इंडिविजुअलाइज। जी जी सर। हाँ, व्यक्ति बिल्कुल सर। अगर मैं बात करता हूँ तो उन परिप्रेक्ष्य में तो एक शब्द हमारे सामने रिलेट होता है कि कार्यात्मकता का जो अक्षर बेसिकली अवसर देने पर बात हुई है, उन परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो व्यक्तिवादी कार्य जो है कार्यात्मकता पर बल हुआ है। तो व्यक्तिगत आवश्यकताएं बेसिकली मेलिनोवस्की ने तो दिया था, है ना। संस्कृति का एक साधन के रूप में विचार विमर्श किया और 7 बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर बात किया। मानवीय आवश्यकताओं में जैसे प्रजनन हो गया, पोषण हो गया, शारीरिक पोषण हो गया, स्वास्थ्य हो गया। विश्राम हो गया। ये किस परिप्रेक्ष्य में था? ये व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में था। तो इन्हीं क्रियाओं में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सत्य जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी, मेलिनोवस्की की तरफ आप लोग रुख करिए। मेलिनोवस्की इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे निरपेक्ष प्रकार्यवाद के शब्द में। लेकिन सर इसमें व्यक्तिवादी ऐसा करके कुछ तो मेंशन है नहीं वैसे। लेकिन व्यक्तिवादी तो है नहीं, लेकिन वही व्यक्तिवादी ही शब्द रिप्रेजेंट करता है सर एब्सोल्यूट को, वही, क्योंकि सांस्कृतिक प्रथाएं और संस्थाएं मुख्य रूप से समाज के भीतर ना व्यक्तियों की जैविक और मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकार देती है। तो जब आकार देगी तो निरपेक्ष प्रकार बन जाएगा, वही एब्सोल्यूट फंक्शन बन जाएगा। आप इसको अगर आप देखेंगे फंक्शनलिज्म करके इंग्लिश में, तो हिंदी से देखेंगे तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, परंतु अगर आप इंग्लिश में इसका देखेंगे तो आपको मिलेगा। अगर वर्डली अगर बात करता, मतलब विश्व के स्तर पर बात करता कि प्रकार्यवाद को लेकर, तब आप वहाँ पे टालकाट पार्सन का जवाब देते। निरपेक्ष के बजाय क्या लिखा होता? विश्व। तब आप क्या जवाब देते? टालकाट पार्सन्स का नाम देते। तो ये मैं आपका मानता कि भाई आपने उचित जवाब दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब दुर्खिम यहाँ पर किस तरीके से रिलेट कराया? ये बेसिकली द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी को रिलेट कराया था, उसमें प्रकार्यवाद रिलेट कराया था, बट निरपेक्ष प्रक्रिया के रूप में आप यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। मैं प्राथमिकता Thank देने you. की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपसे बता रहा हूँ कि आयोग भी अगर इस तरफ के झुकाव करेगा तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ ही झुकाव करेगा, पूरी उम्मीद है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हैबरमास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैबरमास, और जवाब देना है इसके संबंध में सवाल आप बता भी सकते हो, प्लीज एक बार अपनी राय बताएं। हैबरमास, इस सवाल में आपसे पूछा स्वरूपों की पहचान करना है वैज्ञानिक ज्ञान को लेकर। हैबरमास, है ना। कुछ रह गए हैं विद्वान, इस सर फर्स्ट। बारे में मैं आप लोगों से कल विचार विमर्श करूंगा जी। आप कह रहे हैं फर्स्ट, ओके, ठीक है। चलिए मैं अब मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप सभी लोग जो है सुनने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ तो ये हैबरमास एक विद्वान है। ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने में इन्होंने अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाई है।
हैबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वितीय पीढ़ी के अत्यंत प्रखर और अग्रणी विचारक माने जाते हैं। जर्मन के ये विद्वान है हैबरमास। और इनकी भूमिका जैसे देखिए महिला आंदोलन हो गया, पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन हो गया, प्रति संस्कृति हो गई, दलित आंदोलन हो गया, इस तरीके की जब प्रक्रिया आती है तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होता है इन्हीं की तरफ झुकाव करता है। तो हैबरमास ने बेसिकली ज्ञान का प्रकार के आधार पर ज्ञान को 3 भागों में बांटा। एक का नाम था अनुभाविक या विश्लेषणात्मक ज्ञान, इसको 2 नाम से जाना जाता था। इसका मतलब था कि ज्ञान का उद्देश्य मौलिक संसार के विभिन्न तत्वों की जानकारी प्राप्त करता है, अतः ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा इन्होंने एक बताया था ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक ज्ञान। ऐतिहासिक ज्ञान का मतलब था कि ज्ञान का संबंध ऐतिहासिक ग्रंथों से था, संदर्भ विवेचना करके समाज को समझाने का इन्होंने प्रयास किया था ऐतिहासिक के संदर्भ में। ठीक है, प्रश्न ये पूछा गया है कि इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट आपके सही जाएंगे। तो ऐतिहासिक वाले परिप्रेक्ष्य में जो ह्यूरिस्टिक शब्द यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, इसी को कहा जाता है ऐतिहासिक। और इतिहास जब भी बात होती है वो हमेशा खोज की ही बात करता है। और एक था विवेचनात्मक ज्ञान। इसका मतलब है कि यह ज्ञान मनुष्य पर होने वाले दबाव और प्रभुत्व को स्पष्ट करता था। तो उसकी जगह इसने शब्द यूज किया है, जानते हैं क्या? आलोचनात्मक शब्द यूज किया है। मुक्ति तो सर ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो गया। टिपिकल नहीं है सर, इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। मैं फिर से बता रहा हूं, अब देखिए इजी कैसे है। सवाल पूछा इसने कि हैबरमास के ज्ञान के किन स्वरूपों में, अब बताओ ज्ञान की व्यवस्था का विश्लेषण किसने किया? बोलो, हैबरमास ने। हैबरमास ने। व्यवस्था का विश्लेषण किसने किया? हैबरमास ने। अब ज्ञान की व्यवस्था का विश्लेषण जब हैबरमास कर रहे थे तो वहां पर ज्ञान और विज्ञान के प्रकार बताएं, तो कितने बताएं? 3 प्रकार। 3 तीनों प्रकार। का नाम आपके सामने प्रस्तुत है। यही जो आलोचनात्मक शब्द लिखा हुआ सर, इसी को कहा जाता है विवेचनात्मक। ठीक है, अब जो अनुभाविक था, इसका मतलब क्या होता है कि मौलिक संसार के जो विभिन्न तत्व हैं उनकी जानकारी ले लो। जानकारी लोगे तो विश्लेषण करोगे, अनुभव करोगे, एक्सपीरियंस बेस्ड रहेगा, तभी तो होगा। तो जाहिर सी बात वहां से ज्ञान मिल जाएगा हमें। तो एक ज्ञान वहां से बढ़ा, दूसरा ज्ञान बढ़ाना है आपको। तो आप बताइए, जब ज्ञान बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? खोज करेंगे, शोध करना स्टार्ट करेंगे। तो वो बेसिकली ह्यूरिस्टिक शब्द, यानी इसका मतलब है कि ऐतिहासिक शब्द होता है ना। ऐतिहासिक शब्द हमेशा ह्यूरिस्टिक शब्द को ही रिलेट करता है, ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक ज्ञान यही होता है, ह्यूरिस्टिक शब्द। अगर आप मान लीजिए बीएड बीटीसी वगैरह जो बच्चे किए होंगे ना, उनको पता होगा एक ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। और ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है वो ऐतिहासिक विषय पर ही आधारित होता है। जिन्होंने बीएड वगैरह किया होगा उन्होंने पढ़ा होगा उसके बारे में, शिक्षा। जी 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 सर। है ना, तो उनको मालूम, वो बेसिकली अन्वेषण पर ही खोज होती है और ये 100% सत्य है। और आलोचनात्मक में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन बन सकती थी, क्योंकि आलोचनात्मक में क्या होता है? क्रिटिसाइड, यानी आप किसी क्रियाओं का आप क्या करते हो? आलोचना करते हो। और आलोचना में ही बेसिकली विवेचना शब्द है। मतलब आपने आलोचना करने का आशय होता है कि आप विवेचना कर रहे हो। आप क्रिटिकल, अब इंग्लिश देख लो ना, क्रिटिकल सिंपल शब्द है। क्रिटिकल यानी विवेचनात्मक ज्ञान का रिप्रेजेंट। आप देखो वहां पर भी, अगर मैं आपकी थ्योरी की आलोचना कर रहा हूँ, या मैं जब पढ़ाता हूँ तो बहुत बच्चे यहाँ पर बताते हैं सर ऐसे नहीं, ऐसे होता है, कुछ वर्ष में भी मुझसे भी मिस्टेक होती है, कुछ जगह पर भी मिस्टेक होती है, बच्चे ही करेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर मुझे भी ज्ञान मिला कि नहीं मिला, या आपको भी ज्ञान मिला, है ना। तो ये चीज़ है, ये आपने आलोचना किया कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करके। ठीक है, तो ये भी ज्ञान का एक स्वरूप बनता है। तो ये 3 प्रकार था सर। आसान है, टफ नहीं है। मुझे तो आसान लगता है। हाँ सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था ह्यूमैनिटिक में। बिल्कुल हो सकता है भाई, मैं जान सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जब किसी शब्दों को नहीं सुने रहते हैं तो उन परिप्रेक्ष्य में आपको टफ लगता है। आई नो, मुझे मालूम है इस बात को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आर के मर्टन के बेसिकली प्रकार शब्द के प्रयोग, अभी मैंने मर्टन के बारे में बताया है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रकार शब्द का प्रयोग पूछा है, ना कि मैं प्रकार के टाइप बता रहा हूँ। और प्रकार के प्रकार बताता तो आप 4 बता देते, क्योंकि 4 मैंने बताया है आप लोगों को। बता दीजिए सर 3 आएगा, 3 आएगा। 3 अर्थ। 4 से ऊपर तो बढ़ जाते 5 चलो अच्छा 5 बढ़े, सही बात। यहाँ पर बेसिकली 5 है। ठीक है,
अब आपको जानना भी जरूरी है कि वो 5 है कौन कौन से, है कि नहीं। जब आपको पता रहेगा तब आप आसानी से ऐसे सवालों को भी जवाब दे सकते हैं अगर परीक्षा में आ जाए तो। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक शब्द तो इनका आता है फंक्शन, प्रकार के अर्थ में प्रकार रे। हाँ प्रकार है ना। अच्छा देखो मैं आपको बताना ये चीज़ समझूंगा कि जो फंक्शन है, और एक आता है फेस्टिव, एक आता है आपका, अगर हम बात करते हैं फेस्टिव ओशन शब्द, एक आता है ये, और एक आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन को क्या कहा जाता है? व्यवसाय। अरे वाह, व्यवसाय। एक आता है आपका सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस, ये आएगा ना स्टेटस में, ठीक है। और ठीक है, और एक आता है आपका मैथमेटिकल मीनिंग। कितने हो गए? 1 2 सर हो गए 5। 5 4, नहीं मैथमेटिकल नहीं करिएगा आप। 1 2 3 ओकेजन भी तो 3 4। बताया सर आपने। क्या चीज? आई थिंक ये तो फेस्टिव के साथ है। अरे ये तो इसी के साथ है मैडम, इसी के साथ, फेस्टिव के साथ है ये। एक बायोलॉजिकल, इसकी मैं आप लोगों को ना स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वो भी इंग्लिश में, ठीक है ना, इंग्लिश में रहेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अंडरलाइन में नीचे कर दूंगा, ठीक है। बायोलॉजिकल, ठीक है ना, बायोलॉजिकल जी सर। साइंस, सर इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। 5 ये है, 5 मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। अब एक शब्द देखो, बाकी सारे शब्द तो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, लेकिन एक शब्द यहाँ पर जो दर्शाया गया है, शब्द आपके सामने सेकंड वाला, फेस्टिव वाला, फेस्टिव। हाँ, इसे थोड़ा सा आपको लग रहा है ये बेसिकली उत्सव का अवसर देता है, उत्सव का अवसर, मतलब आपको एक प्रकार से विशेष रूप से आपको तैयार किया जा रहा है प्रकारी में कार्य करने के लिए, ठीक है। बाकी व्यवसाय के रूप में, सोशल स्टेटस के रूप में, बायोलॉजिकल साइंस के रूप में और फंक्शन के रूप में अपनी भूमिका होती है। और इसकी हिंदी क्या होती है? उत्सव का अवसर, उत्सव का अवसर, ठीक है। इस शब्द को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये 5 जो है अर्थों में समझा गया, ये प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन संबंध, बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं, अलायंस सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है और जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे अलायंस का नाम आया है, आपने कहा है कि ऑप्शन डी, यानी आपने लेवी स्ट्रॉस का लगा दिया, और किसी बच्चे ने अभी अभी एक नाम और बताया था, क्या था? ये सर नीधम भी है इसके साथ। ये कैसे गलत हो गया? ये तो क्वेश्चन नंबर 9 इधर 12 आ गया। किस बच्चे ने पीडीएफ भेजा ये वाला? ये तो गलत काम करते हो आप लोग, पीडीएफ भी सही से नहीं बना पाते हो आप लोग। सही जवाब यहाँ पर बेसिकली डी होगा। आर नीधम का भी नाम यहाँ पर मेंशन होगा, है ना। और देखिए अभी आप लोगों से इसके बारे में जब बात कर रहा लेवी स्ट्रॉस के बारे में, तो मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि वहाँ पे जेम्स जॉर्ज एक फ्रेजर का नाम आता है। उन संदर्भ में यहाँ पर जो है एक शब्द अलायंस आती है जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अलायंस शब्द को। अब देखिए बेसिकली ये क्या है कि इन संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, क्लाइड लेवी स्ट्रॉस के बारे में बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, तो वहाँ सामाजिक संरचना को रिलेट करने वाले एक विद्वान आते थे, मेलिनोवस्की का नाम। किसका नाम आता था? मेलिनोवस्की का। लेकिन मेलिनोवस्की ने दुर्खिम की प्रमुख आधार को बनाते हुए संरचनावाद में रूपरेखा दर्शाया था। किसकी रूपरेखा? संरचनावाद तो बेसिकली लेवी स्ट्रॉस का नाम आएगा, तो उनके लेवी स्ट्रॉस की संरचनावाद में मेलिनोवस्की ने एक आधार दर्शाया था, और रेडक्लिफ ब्राउन और दुर्खिम, ये 3 विद्वानों ने दर्शाए थे लेवी स्ट्रॉस में, ठीक है। यहाँ पे फ्रेजर का नाम, जॉर्ज फ्रेजर का भी नाम यहाँ पे याद रखिएगा, और सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं अलायंस थ्योरी के संबंध के रूप में, तो आर नीधम का नाम भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 4 में यही है। देखो मेलिनोवस्की का नाम बहुत बच्चे जा सकते थे, लेकिन मेलिनोवस्की को मैंने बता दिया यहाँ पे कि आधार बनाया गया, यहाँ पे अलायंस नहीं, यहाँ संरचनावाद था।
मैलिनोवस्की का संरचनावाद अगर प्रश्न बन जाता है, यहाँ अलायंस की जगह क्या लिखा होता है, संरचनावाद लिखा होता है ना, तो बी वाला ऑप्शन जाता, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। और निथम सर ये सहयोगी थे। हाँ हाँ, सहयोगी थे। ठीक है, तो प्रश्न में अगर कहीं डाउट भी आए तो प्लीज पूछते चलिए साथ साथ। सुसाइड तो भाई पता है 18, ये तो बहुत आसान सवाल आ गया। मोरल 1925 और सोशलिज्म 1928, है ना, ये तो मैंने आपको लिखवाया भी है, पढ़ाया भी है आपको, है ना। हाँ सर। 1 2 3 कह सकते हो, ऑप्शन नंबर डी वाला सही। जी चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूँ। करिए। सर इस क्वेश्चन में सर एक गुणात्मक और एक मात्रात्मक, सर दोनों को समझा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे। गुणात्मक होगा इसका। ओके, चलिए अब देखिए इस प्रश्न में आपसे सवाल क्या कहा गया है कि एक चैन सी ऑप्शन। की, ओके सर ठीक है, अब बी होगा। एक्शन रिसर्च एक्शन। बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब सुनिए, इसमें कहा गया कि एक चयनित जनसंख्या की पारिस्थितिकी को बेहतर जीवन हेतु उन्नयन के लिए किए जाने वाले अनुसंधान को किस नाम से जाना जाता है ना। तो ये एक एक्शन थ्योरी होती है, या आप एक्शन रिसर्च कह लीजिए। आप जब रिसर्च पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगा भी कि एक्शन रिसर्च होता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान, तो क्रियात्मक अनुसंधान से आपको ये समझना है कि जांच का एक व्यवस्थित तरीका होता है बेहतर जीवन बनाने के लिए। सबसे बेहतर तरीका और सबसे बेहतर शोध, और वो भी कहाँ, जहां चयनित जनसंख्या हो। मतलब आपने 10,000 या 1,000 या जो भी जनसंख्या का आपने चयन किया है, उनके आधार पर बेहतर जीवन देने की प्रक्रिया में ये क्रिया, ये क्योंकि जांच का एक व्यवस्थित तरीका है, इसमें व्यवहारिक संदर्भ में किसी समस्या या चुनौती की पहचान करनी होती है, हस्तक्षेप या परिवर्तन को क्रियान्वित करना पड़ता है, और आंकड़े एकत्र करने होते हैं, और उन्हीं आंकड़ों को एकत्र करके आप विश्लेषण करते हो, और विश्लेषण के आधार पर ही आप निष्कर्ष निकालते हो। तो इन प्रक्रिया में बेसिकली क्रिया अनुसंधान आता है, और इस सवाल का सही जवाब तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए ही है। अब कोई बच्चा कह रहा था कि यहाँ पर गुणात्मक अनुसंधान के बारे में, है ना। देखो गुणात्मक नाम से देखो, गुणात्मक में क्या शब्द आ रहा है, गुण। अब गुण क्या होता है, गुण मतलब जैसे आप देखो, मैं पूछता हूँ ना कि आपके क्या गुण हैं, आप अपने गुण बताना शुरू करोगे, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, इस तरीके की बातें बताना शुरू कर दोगे आप, ये क्वालिटी बताना शुरू कर देते हो, तो यानी व्यक्तिवादी हुआ। इसका मतलब व्यक्तिवादी जी हुआ, सर, क्योंकि ये व्यक्ति के बारे में आप बता रहा है आपसे। तो कहने का आशा ये होता है सर कि गुणात्मक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवस्थित जानकारी, डेटा एकत्र करने के लिए व्यक्तिपरक पद्धतियों का उपयोग करता है, तो वही गुणात्मक अनुसंधान कहलाता है। जब व्यक्तिपरक होता है, अब देखो ये भेदभाव वाला भी हो सकता है। हाँ सर बिल्कुल, ये भेदभाव वाला भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिपरक हो। मुझे अच्छा लगे तो भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि भाई ठीक ठाक है, तो आपको मैंने चयन कर लिया। अब मात्रात्मक में क्या होता है, मात्रा, यानी मात्रात्मक में मात्रा का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, संख्या, तो यानी आप यहाँ पे संख्यात्मक चीजों को दर्शाएंगे। ओके सर। हो जाएगा, है ना। Yes, sir. तो इस तरीके से समझिएगा। एक होता है सर्वे अनुसंधान। सर्वे अनुसंधान क्या होता है, देखिए ये सर्वे बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज है, जैसा कि आपको पता होगा। सर्वेक्षण शोध बेसिकली ना विचार, मत, भावना के आकलन को कहा जाता है। आपने सर्वे करने गए, और मान लीजिए कोई किसी घर में गए, और उस घर में मान लीजिए एक बच्चा मिला डिसेबल का, डिसेबल मतलब दिव्यांग बच्चा मिला, और आपने कहा कि भाई अब आप इस बच्चे से क्या अपेक्षा करते हो, तो माता पिता की भावना रिप्रेजेंट होगी कि या रिप्रेजेंट होगी या मत रिप्रेजेंट होगा। कहेंगे कि मेरे बच्चे का बेसिकली जीवन यापन सही तरीके से हो जाए, अपनी रोजी रोटी चला सके, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर मतलब ये हर एक माँ बाप ऐसे चाहते हैं कि अपने बच्चों के प्रति, कोई जरूरी नहीं कि भाई डिसेबल बच्चों पर ही, सामान्य बच्चे पर भी ऐसी प्रक्रिया लागू होती है। तो ये सर्वे अनुसंधान कहलाता है। तो ये यहाँ पर विचार, मत, भावना का आकलन की प्रक्रिया में बेसिकली रिप्रेजेंट होता है या प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत होता है। और एक होता है शुद्ध अनुसंधान। शुद्ध को हम लोग प्योर भी बोलते हैं, शुद्ध अनुसंधान। बेसिकली कहीं कहीं अगर आप उसकी क्या नाम है, उस मदान की किताब पढ़ेंगे
तो शायद उसमें बेसिक रिसर्च मिलेगा शुद्ध में जी सर। हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि शुद्ध अनुसंधान दुनिया के बारे में सोचने के अधिकांश नए वैज्ञानिक विचारों और तरीकों का एक प्रकार से स्रोत माना जाता है ये शुद्ध शोध। तो खोज कलात्मक और व्याख्यात्मक हो सकता है ये, है ना। अच्छा, अभी यहाँ कोई एमपी सेट का बच्चा है जो जिनका दिसंबर में एग्जाम है? क्लास में कोई बच्चा है यहाँ पे एमपी सेट का? जी। चलो अच्छा फिर तो ध्यान देने वाली बात है कि दुनिया के बारे में सोचने और अधिकांश नए वैज्ञानिक विचारों और तरीकों का स्रोत माना जाता है ये, और इसको हम लोग मानते हैं कि भाई ये शोध या जो है शुद्ध है। तो खोजपूर्ण या वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक जो होता है वो बेसिकली शुद्ध अनुसंधान होता है, मौलिक अनुसंधान के रूप में भी हम इसको जान लेते हैं। तो केवल ज्ञान को आगे बढ़ाकर चर के बीच में संबंधों को पहचानना है, उसको समझना है। जब आप ऐसी काम कर रहे हैं कि बीच में संबंध बनाने का प्रयास या पहचान या फिर समझना या ज्ञान को आगे बढ़ाना, तो ये क्या है? ये शुद्ध अनुसंधान है, ठीक है। परंतु सवाल यहाँ पर सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सर। जी बोलिए। सर आप ये कार्ल पियर्सन का सिद्धांत टी टेस्ट सर ये पढ़ाएंगे क्या? ये तो आपकी रिसर्च में आएगा ना, आपकी रिसर्च में। आप कौन बैच बताइए, आपकी कौन सा बैच है? दिसंबर 2024 है सर अभी तो हाँ सर दिसंबर वाला बैच है, अभी सर जून वाला भी दिया था। जून वाला लिया नहीं? अभी अगर आपको क्या है, आपको अगर जून वाला लिया होगा आपने आपसे क्रैश कोर्स वाला, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो आप चलेगा नहीं, केवल आप वहाँ पर मेन टॉपिक चल रही है। दिसंबर के अगर आप हैं तो दिसंबर में आपको पढ़ाया जाएगा। सर मेरा दिसंबर वाला ही है। हाँ, तो फिर आपको पढ़ाया जाएगा, दिसंबर वालों को पढ़ाया जाएगा, प्लस में जो एमपी सेट के बच्चे उनको भी पढ़ाया जाएगा रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या एक सम्मिलित नहीं किया गया है? वाह, बहुत अच्छा सवाल। डेटा कलेक्शन के रूप में जानते होंगे आप लोग किसको? निदर्शन को। आसान सवाल, सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक मुझे यही लगा है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं कर सकते हो? देखिए ये निदर्शन बेसिकली जानते हो, एक ही कीवर्ड मैंने पकड़ा था, वो कीवर्ड ये था डेटा बेसिकली संग्रहण का पार्ट है ये निदर्शन, है ना। और निदर्शन जब संग्रहण का पार्ट होता है भाई, विश्लेषण कहाँ से कर पाएगा? विश्लेषण नहीं होगा। अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया में बेसिकली ये शब्द नहीं रिलेट होता है। यहाँ विशेष वस्तु से स्पष्टीकरण होता है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये टेक्निक भी है, तकनीक भी है एक प्रकार से। फिर आप श्रेणियों का विखंडन भी कर सकते हो, विश्लेषण की इकाइयों का चयन भी कर सकते हो। केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा इस प्रश्न का। निदर्शन मीन्स क्या होता है भाई? सैंपलिंग करना। जैसे मान लीजिए जनसंख्या है, जनसंख्या बेसिकली कितनी है? मान लीजिए 1000 जनसंख्या है और 1000 में से 100 लोगों को निकाल लिया। ये 100 लोग क्या हैं? सैंपल। इन्हीं पर काम हो रहा था। और ये बेसिकली क्या होता है, चीजें होती है। ये कभी भी अंतर्वस्तु विश्लेषण नहीं कर। अभी ये खुद ही विश्लेषण है ना, अभी ये खुद ही विश्लेषण है, तो इसमें हाँ सर, आप इसका खंडन नहीं कर सकते, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, एक उपकल्पना जो अध्ययन हेतु चयनित चरों, चर मतलब क्या था? वेरिएबल के बीच में संबंध नहीं होना बताता है। शून्य होता है, बिल्कुल सही जवाब। शून्य का मतलब जानते हो? देखो ये जो बच्चे पढ़े होंगे ना रिसर्च वगैरह, मैंने क्लास ले चुका है पहले भी इसके बारे में, है ना, तो उनको ये पता होगा कि भाई यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है, वो नल हाइपोथेसिस अध्ययन हेतु चयनित वेरिएबलों के बीच में संबंध नहीं होता। देखो मैंने पहले बताया, रिसर्च वर्किंग हाइपोथेसिस पे होगी, याद अगर आप लोगों को आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक जांच की प्रक्रिया में नल हाइपोथेसिस बन जाती है। जैसे मान लीजिए वर्किंग हाइपोथेसिस गलत हो गई तो नल पर काम होगा, नल भी गलत हो गया तो किस पर काम होगा? अल्टरनेट पे काम होगा। और अल्टरनेट पर कभी ऐसे नहीं कि इस पर जांच पड़ताल होने वाली है। अल्टरनेट पर ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई इस पर जांच पड़ताल होने वाली है। जैसे जिस रूप में उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई अच्छी प्रोडक्ट है, उसको आप खराब बता रहे हो, है ना, अच्छी प्रोडक्ट को खराब बता रहे हो, खराब प्रोडक्ट को अच्छा बता रहे हो, तो ये एरर बन जाता है 1-2 का, ये नल हाइपोथेसिस में। तो बेसिकली यहाँ तो इनके बीच में, किसके बीच में? वेरिएबल के, तो चरों के बीच में नल हाइपोथेसिस का संबंध बेसिकली होता ही नहीं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे कहूँगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी आयोग का ऑप्शन देखना आएगा जब आंसर की, तो डी ही आएगा, देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या सर एक बार ऊपर क्वेश्चन दिखाइएगा सर, ऊपर वाला सर।
क्वेश्चन नंबर 13 जो जी सर जी सर जी जी सर जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए फिर आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कुछ पूछना है, पूछिए 13। सर नो रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स सेलेक्ट अंडर द स्टडी, तो नल हाइपोथेसिस तो रिलेशन नहीं बताता सर। देखिए सर, यहाँ सवाल कहता है कि एक उपकल्पना, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपसे कि एक उपकल्पना मतलब कोई हाइपोथेसिस, कोई कल्पना आपने बनाया है, उसका अध्ययन हेतु उस पर स्टडी कर रहे हैं, चयन किया आपने, क्या किया, सिलेक्ट किया, वेरिएबल के बीच संबंध नहीं बताने के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, वेरिएबल के बीच में संबंध नहीं बताने के परिप्रेक्ष्य में वो होता है शून्य परिकल्पना। यह बताता है कि अध्ययन किए जा रहे दो चर के बीच कोई संबंध नहीं है, तो एक चर दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, एक चर दूसरे से या दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। ये बात आपको बता दो, निष्कर्षों के विश्लेषण के बाद जब आपको पता चलती है तो उन कंडीशन में आप कहते हैं कि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है। मुझे उम्मीद है कि शायद आप भी अभी नहीं समझ पाएंगे, फिर से बताता हूँ, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। निष्कर्षों के विश्लेषण के बाद ना वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। अब आप बताइए कि आपने नल हाइपोथेसिस को अगर आपने गलत कर दिया, मैंने ये क्या बताया, मैंने कहा वर्किंग हाइपोथेसिस गलत हो गई, मान लीजिए नल हाइपोथेसिस भी गलत होगी, तो बताइए किधर जाएगा, अल्टरनेट भी जाएगा, ऑटोमेटिक अल्टरनेट पे जाएगा। इतनी बात जानते हैं ना आप? जी सर जी सर जी। तो ये तो कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस, जब वर्किंग हाइपोथेसिस, देखो क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि वर्किंग हाइपोथेसिस फॉल्स है, गलत है। अब फिर यहाँ प्रश्न में लिख दिया वर्किंग हाइपोथेसिस बेसिकली इमेजिन किया गया एक पार्ट बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समझिए। वर्किंग हाइपोथेसिस ऑलरेडी वहाँ पे गलत थी, तब जाके प्रश्न बना और ये प्रश्न कहा गलत है, और जब ये गलत है तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसी डेफिनेशन बनाया है, तो आगे बनेगा क्या, अल्टरनेट बनेगा। इस प्रश्न के आगे भविष्य में क्या होने वाला है, अल्टरनेट होने वाला है। तो ये नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है सीधा सर, चयनित वेरिएबल के बीच में संबंध नहीं होना बता रहा है, यानी नल एरर बता रहा है। ये वर्किंग हाइपोथेसिस एरर है, गलत है, वहाँ गलत होने की वजह से फिर नल हाइपोथेसिस पे आया और नल हाइपोथेसिस भी यहाँ पे गलत हो गई क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब फिर अल्टरनेट बनेगा। ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि नल हाइपोथेसिस। आंसर कौन सा होना चाहिए सर इसमें? डी डी ही होगा। वही तो नल है, तो मैं भी बोल रहा था सर। तो फिर मैंने क्या तो सर लगाया, ने डी तो बताया है। कोई जीरो हाइपोथेसिस बोला था, वही मैं बोल रहा था सर। जीरो नल, बात तो एक, शून्य क्या बात कर रहे हैं तुम भी, मतलब जी सर। चलो अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्या नृजाति पद्धति शास्त्र की आधारशिला अवधारणा नहीं है? ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी की तरफ झुकाव है। वाह, और भी कोई बच्चे बताए जरा, गॉर्फिकेल के बारे में अगर आज आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ सर, वहीं से कुछ कि आप सभी लोग इस सवाल को सही तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। सुबह की क्लास इसलिए ज्वाइन किया करें, एमपी सेट के बच्चे और यूजीसी नेट के बच्चे, है ना, गॉर्फिकेल। चलिए मैं बताऊँ अब। देखिए बिल्कुल, अगर आपने यहाँ पर सही जवाब अगर मुझे दिया है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ झुकाव किया है, तो आपने हेराल्ड गॉर्फिकेल के बारे में बताया है। और ये हेराल्ड गॉर्फिकेल, देखिए, क्या नृजाति पद्धति शास्त्र की आधारभूत अवधारणा नहीं है, तो वो बेसिकली लोकतंत्रात्मक विमर्श नहीं है, बाकी निर्देशिका, चिंतनशीलता, तार्किक विवरण है। मैं आपको बताया था नृजाति पद्धति शास्त्र के बारे में, याद होगा आपको। गॉर्फिकेल की अवधारणा मैंने नोट करवाया था, यदि याद। हाँ सर, प्रलेखन विधि नोट करवाया था, बिल्कुल। निर्देशिका शब्द को नोट करवाया था, जहां बेसिकली संदर्भितता शब्द को मैंने व्यवहारिक समाजशास्त्र तर्क नोट करवाया था, टीकात्मक व्यवहार नोट। हाँ सर। व्यवहार भी मैंने कहा कि भाई जैसे चाय वाय, रोटी वोटी, पेन वेन, है ना, तो ये बेसिकली क्या अर्थ दर्शा, चाय वाय में वाय का जो अर्थ था वो छिपा हुआ था, तो वो टीकात्मक था। चिंतनशीलता भी बताया था, चिंतनशीलता गॉर्फिकेल, सभी घटनाओं के बारे में चिंतन, मनन, पुनर्विचार आवश्यक होता है ताकि उस घटना के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सके, वही बेसिकली चिंतनशीलता दर्शाती है। और उसके बाद आपका एक तार्किक विवरण भी आता है, लेकिन लोकतंत्रात्मक विमर्श के बारे में मैंने आप लोगों की कॉपी पर मेंशन नहीं करवाया था, अतः विकल्प डी का ही चुनाव करें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से एक, जी सर ये नृजाति शब्द जो है उसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए ना।
नृजाति मैम एथनोस, एथनोस मेथोडोलॉजी शब्द एक होता है, उससे रिलेट होता है। गॉर्फिकेल ने जी शब्द को बेसिकली कहा कि एक सामाजिक घटना के अध्ययन का दृष्टिकोण है। मॉर्निंग क्लास आपने शायद नहीं लिया था, प्लीज लिया करें। तो सामाजिक प्रघटनाओं के जी अध्ययन का दृष्टिकोण इस तथ्य पर, है ना, बल देता है कि जी शास्त्री को यह अध्ययन करना चाहिए कि व्यवहारिक दशा में दिन प्रतिदिन किस प्रकार सामाजिक रूप में घटित होता है। उन्हीं प्रक्रियाओं को नृजाति परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया है। नृजाति परिप्रेक्ष्य, ओके ठीक है। ओके तो ये जी एक सर वास्तविकता थैंक जो यू दैनिक जीवन में जो वास्तविकता शब्द रिलेट होता है, वो शब्द नृजाति शब्द को प्रस्तुत करता है ना। तो वहाँ यस पर सर आपको यस देखने को मिलेगा। बाकी मैं आप लोगों को कल मॉर्निंग वाली क्लास में एक बार और इसको रिकॉल कराते हुए आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षणात्मक शोध का एक प्रकार नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आप जवाब भी दे सकते हैं कि भाई कार्यांतर जो तथ्य परीक्षण होता है ना, ये परीक्षणात्मक शोध का प्रकार ही नहीं है। अतः मैं आप सभी से कहूंगा कि ऑप्शन नंबर आप लगाइए डी, है ना, ऑप्शन डी सही। समझ रहे हैं ना आप। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। पूर्व परीक्षण जो एक होता है, पूर्व परीक्षण इसे क्या है, क्यों है, आपने सुना होगा। उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो क्रिया शोधकर्ता के लिए निरीक्षण के लिए अनुमति देता है। जांचने के लिए अनुसंधान का उद्देश्य क्या था, अब तक के प्रयास में प्रगति की स्थिति प्राप्त की या नहीं प्राप्त की, ये क्या है, ये पहले परीक्षण है, ये पोस्ट वनली एक्सपेरिमेंटल, ये आपका सही है। यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। एक आता है बेसिकली पूर्व पश्चात परीक्षण। प्रश्न ये है कि परीक्षणात्मक शोध का प्रकार नहीं है, ये प्रकार है ऊपर वाला। फिर पूर्व पश्चात परीक्षण, इसका मतलब ये होता है कि संभावनाओं से संबंधित होता है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होता है ना, पूर्व परीक्षण। तो देखिए यहाँ कहने का आशय मेरा जो दर्शाता है, एक पश्चात शब्द है, पूर्व का मतलब बिफोर और पश्चात का मतलब आफ्टर। जब इन दोनों शब्दों को रिलेट करा दे तो आप इस तरीके का परीक्षण होता है, ठीक है। और एक पश्चात, जब देखिए आप पहला होता है दूसरा होता है, मान लीजिए पहला होता है तीसरा होता है, तो दूसरा जाहिर सी बात होगा। लेकिन हमारे सामने एक शब्द आ रहा है कार्यांतर तथ्य परीक्षण। कार्यांतर तथ्य परीक्षण ये वह विधि है जिसमें हम ना विभिन्न आधारों पर प्राचीन अभिलेख, सुनिएगा बात को, प्राचीन अभिलेख, है ना, अभिलेख के विभिन्न पक्षों की तुलना करके एक उपयोगी निष्कर्ष निकालते हैं। अब यहां प्रश्न में निष्कर्ष लिखा हुआ है क्या, कि मैं निष्कर्ष लगाऊं, कि इस ऑप्शन को लगाऊं? नहीं ना, नहीं है। अतः आपको जब भी भूमिका सोचनी होगी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, तो आपको ध्यान देने वाली बात आ जाएगी निष्कर्ष वाली, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पर होगा, ये है ही नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस, अरे भाई लो, सहभागी अवलोकन पद का प्रयोग करने वाला विद्वान का नाम? बी लिंडमैन। लिडमैन, सही जवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो फैक्ट मैं आपसे पहले भी बता रहा हूँ कि 4 तारीख, आज कितनी तारीख है? 30 तारीख को। 4 को देखिएगा भैया, फैक्ट से भरा हुआ सवाल मिलने वाला है आप लोगों को। मैं बार बार बता रहा हूँ, फैक्ट से आने वाला है। यहाँ तक कि ऐसे ही सवाल आपको 15 तारीख को भी मिलेंगे दिसंबर में, जो सेट के बच्चे हैं सोशोलॉजी वाले, ठीक है। और एक बात बता दूँ, इस बार फैक्ट के साथ आपको केवल 20% देखने को मिलेंगे यूजीसी नेट सोशल वर्क में, 20%। और वो जो मिलने वाले हैं फैक्ट ना, वो समाजशास्त्र से ही मिलने वाले हैं, ये भी बता देता हूँ आपको, जो भी मिलने वाले। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस अगर दिया गया है, अमेरिकन विद्वान, आप सबको पता है, एडवर्ड सी लिडमैन सन 1924 में, 1924 में, ये ना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में लिडमैन का नाम आता है। टिपेड विधि, यदि आप लोगों ने रिसर्च मेरे से पढ़ा है, देखा है, तो मुझे सुना भी जरूर होगा आपने टिपेड विधि के बारे में। लॉटरी विधि, फिशबॉल ड्रा विधि, है ना, आपको पढ़ाया गया? सी सर सी। हाँ। 10,400। टिपिट प्रणाली में टिपिट के द्वारा 10,000 से अधिक संख्या को एक सूची निदर्शन चयन हेतु किया गया है। टिपिट सूची संख्याओं का सही गणना बताइए, तो 10,400 है, ये बात सत्य है ना। टिपिट महोदय विद्वान है, और मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम
जो है 4 अंकों की संख्या आप जानते भी हैं 999 होती है, 9999 होती है। तो इनमें अगर आप ऐड करेंगे तो 36वें वाला जो बच्चा होगा उस नंबर का चुनाव हो जाएगा, है ना। ये एक प्रकार का मेथड है ना। और ये मैं आपको बताऊंगा रिसर्च में, है ना। ये कहाँ बताऊंगा आपको? रिसर्च में मिलेगा। बाकी तो बच्चों ने पढ़े भी होंगे क्योंकि और पुराने बच्चे हैं, उनको तो याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सहसंबंध गुणांक किस चर युग्म के मध्य जो है संबंध का माप करता है भाई? ओके ये माप करता है, दोनों पे होगा भाई और किस पे होगा? दोनों में होगा सर। दोनों होगा, माप तो दोनों पे होगा। देखिए ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, दोनों ही परिमाणात्मक चरों के मध्य में होगा भाई, और ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट करिएगा, यहाँ पे सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाणात्मक चरों के मध्य दोनों ही होंगे। और आप परिमाणात्मक संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो देखो दोनों ही गुणात्मक चरों के मध्य कह रहा है, तो दोनों गुणात्मक चर के मध्य हो नहीं सकते सहसंबंध के वेरिएबल के परिप्रेक्ष्य में। और माप जो होने वाला है वो सी होगा, है ना। प्राथमिकता में आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी की तरफ झुकाव दूंगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए, किसने सामाजिक अनुसंधान को उपकल्पनात्मक प्रस्ताव के एक व्यवस्थित नियंत्रित अनुभवजन्य तथा आलोचनात्मक खोज के रूप में स्पष्ट किया है? नाम बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का, बोलिए। सर डी। 19 का डी बता रहे हैं। बी सर, बी। अच्छा बी बता रहे हो आप, अच्छा यानी पढ़े हो इसके बारे में। चलो बी होगा। अच्छी बात है। यदि आप लोगों ने कर्लिंग जो है कर्लिंगर FN के बारे में यदि आपने सुना है, फ्रेड एंड कर्लिंगर का नाम, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इनके बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों से बात करना चाहूँगा, क्योंकि इनका देखिए बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है ये, और ये जब भी आएंगे तो इनका नाम हमेशा रिसर्च में ही आएगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान भी रखेंगे, है ना। इनका जब भी नाम आने वाला है तो आएगा आपका रिसर्च के ही अंतर्गत नाम आने वाला है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि इनको केरलिंगर भी कहा जाता है या कर्लिंगर भी कहा जाता है, फ्रेड एंड। सन 1973 में व्यवहारिक अनुसंधान दिया था। क्या दिया था? व्यवहारिक अनुसंधान दिया था, ठीक है। कब? 1973 में। तो इन्होंने बेसिकली अंतर संबंधित संरचनाओं, अवधारणाओं, परिभाषाओं, प्रस्तावों का एक समूह जो घटना के बारे में व्यवस्थित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। मतलब कोई घटना है तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। तो व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का मतलब है कि भाई वो उपकल्पनाओं के प्रस्ताव में एक व्यवस्थित नियंत्रित अनुभवजन्य। और आपकी आवाज कम हो गई क्यों सर? क्या वो आवाज़ मेरी ठीक है सर, क्लियर है। नहीं क्लियर है सर। सिराज नहीं, आवाज़ मेरी ठीक है, अगर कम हो जाएगी तो बता देना भाई, है ना। ठीक है मेरी आवाज़, ठीक है, क्लियर है सर। हाँ ठीक है, बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिएगा। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान प्राकृतिक घटनाओं के बीच में अनुमानित संबंधों के बारे में काल्पनिक प्रस्ताव में व्यवस्थित नियंत्रित अनुभवजन्य और आलोचनात्मक जांच है। ये वैज्ञानिक अनुसंधान की परिभाषा बताया है कर्लिंगर ने। ये लिख लीजिए, डिक्टो कॉपी है, डिक्टो कॉपी है, कुछ भी इसमें बेसिकली संशोधन नहीं किया गया है कर्लिंगर फ्रेड का। और मैं आपको बता दूं कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान की बेसिकली उसी की ये परिभाषा दर्शाई गई है। अब आपको बता दूं, यदि आप लोगों के पास व्यवहारिक अनुसंधान की पुस्तक है 1973 वाली, तो पेज नंबर 11 को देखिएगा, पृष्ठ संख्या 11 पर आपको यही परिभाषा मिलेगी। पृष्ठ संख्या 11 पर डिक्टो परिभाषा यही मिलने वाली है, ठीक है। और किसकी परिभाषा ये है? वैज्ञानिक अनुसंधान की परिभाषा है। ऑप्शन बी सही है 110%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। सवाल आसान है व्यक्तिगत अध्ययन। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सूक्ष्म। केस स्टडी। हाँ, सूक्ष्म लिखा हुआ है, और सूक्ष्म लिखने की वजह से आप सभी लोगों ने झुकाव किधर किया है? ऑप्शन नंबर 1। व्यक्तिगत अध्ययन। बहुत बढ़िया जवाब। देखो ऐसे ही अगर आप पढ़ोगे जब ना शब्दों को तोड़ तोड़ के, तो आप आसानी से ऐसे सवालों को लगा पाओगे। अच्छा, ये जैसे मुझे लग रहा है मैं सोशल वर्क का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, हालांकि पेपर सोशोलॉजी का है,
लेकिन मैं सोशोलॉजी को पढ़ा के ना थोड़ा बहुत रंग गया है इसमें, है कि नहीं? सोशोलॉजी से मेरी डिग्री नहीं है ना, जैसा कि आप सबको पता भी है, आप जानते सर हम भी सोशियोलॉजी का पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हमने सोशल वर्क से किया ही नहीं है, इस बार ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, जी सर। आगे देखते हैं। फिलहाल अगर सोशोलॉजी में भी आप अगर मध्य प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो अगर आप सोशोलॉजी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सोशल वर्क भी अगर प्लस में है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। 21 को जरा करिए एक बार। श्रीनिवासन का नाम सर ऑप्शन डी। श्रीनिवासन का 2 बार नाम आ गया। ऑप्शन डी तो दिख भी नहीं रहा है सर। इंडियाज विलेज सर ऑप्शन बी इंडियाज ये विलेज। वाला है सर। अब देखिए श्रीनिवासन का 2 बार नाम आ गया है। फिलहाल इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस पे तो विचार करना पड़ेगा भाई, है ना। चलो एक बार करते हैं हम लोग। श्रीनिवासन की बात अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप लोगों से पहले का 2। सर फर्स्ट 2 कर दूँ? ए वाला इंडियाज हाँ, विलेज। पहले का चलो अच्छा ठीक है, पहले का मैंने 2 कर दिया। जीके करवे का अगर मैं आपसे बी यहाँ का पर बात फर्स्ट करूँ वाला। तो फर्स्ट सर किनसिप वाला होगा किनसिप सर, organization नातेदारी में- की बात करें। इसको किधर लगाए, करवे को किधर लगाए बताओ? फर्स्ट में लगाइए सर, फर्स्ट। फर्स्ट में अच्छा फर्स्ट में लगा देते हैं। और बताओ मेडल वॉर्म का नाम कहाँ पे लगाए? 4th में सोसाइटी इन इंडिया। सीधा सीधा। और सोसाइटी में लिया। निद्दा डोमिनेंट कास्ट का तो आएगा। 1 का 2 का 1। तो देखो ये तो आपने सही कर दिया। श्रीनिवासन का नाम तो भाई आपने सही कर दिया। यहाँ पर भी श्रीनिवासन को आपने सही चुन लिया, नया काम किया। क्या ऑप्शन इसमें है नहीं इस तरीके का? मुझे लग रहा है ये सवाल गलत होगा। अरे हाँ हाँ सर, सर, सर गलत है इस पर। सर आंसर में नहीं है, लेकिन जो लगा हुआ है ना वो सही है। अच्छा तो यानी आप लोगों को तो भाई जो सेट वाले बच्चे हैं ये तो बड़े खुश हो गए होंगे कि तो कॉमन नंबर मिल गया होगा, है ना। चलो फिर तो ठीक है, ये कॉमन नंबर आने वाले हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। भारत में विकास के तंत्र के रूप में, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तंत्र के रूप में वैश्वीकरण के ये 4 लिखा हुआ मानदंड है। निम्नलिखित में से इन मानदंडों में से किसको विकसित देशों के वैज्ञानिकों के द्वारा वैश्वीकरण की परिभाषा में स्थान नहीं मिला है? ओके, उसको स्थान नहीं मिला वैश्वीकरण। थर्ड वाला सर। वैश्वीकरण की परिभाषा में उसको स्थान नहीं दिया गया है। किसकी बता रहे हो आप? थर्ड लग रहा है सर। पहला है, पहला हाँ राष्ट्रीय सर, सीमाओं पहला। के आर यस सर, पार पहला होगा। व्यवहार। यस सर ऑप्शन ए। ये वैश्वीकरण में परिभाषा में नहीं मिले। ये तो कॉमन सेंस क्या है, लॉजिकल प्रश्न था ये, है ना। और मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर आपके ये तीनों होंगे। बिल्कुल आप सही जवाब जाते अगर आप लोग ऑप्शन नंबर की तरफ। ये आपका ये पता किसका स्टेटमेंट है? WTO के बारे में, यस सर। के बारे में, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सवाल मिल जाएगा आपको। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 23। संदर्भित में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और एक गैर प्रभावी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जवाब आपको बताना है। फर्स्ट एम एन श्रीनिवासन। श्रीनिवासन का। श्योर है? योगिन सर। यस सर, श्योर है। एक बच्चा कह रहा है योगेंद्र। देखो नहीं, यहाँ मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। बेसिकली आपने संस्कृतिकरण को ध्यान में रखते हुए आपने श्रीनिवासन बता दिया। हाँ सर, पर गतिशीलता। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि आगे इसके पढ़ेंगे तो एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया को दर्शाता है। तो मैं आप जी सर, योगेंद्र से आएंगे फिर। हाँ, योगेंद्र सिंह की तरफ आप झुकाव करेंगे। आगे बात करें। शहरीकरण जीवन में जीने का तरीका है, जबकि नगरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भेद किया गया है। अच्छा जी, चलिए और बताइए भाई, एक ही तो बच्चा बता रहा है क्यों? सर जी सिमेल। है जी सिमेल। इतने देर में आपने बोला भी। चलिए आपका सर बेसिकली ये सही जवाब नहीं होगा। जवाब आंसर तुक्का ही है। बर्थ, हाँ लुइस बर्थ का जवाब होगा। कोई बात नहीं सर, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे जरूर। लुइस बर्थ अमेरिकी समाजशास्त्री, शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के सदस्य रह चुके हैं लुइस बर्थ महोदय। और इनकी रुचि शहरी जीवन, अल्पसंख्यक समूह, व्यवहार और जनसंचार माध्यमों में थी। अग्रणी शहरी समाजशास्त्री में से एक माना जाता है लुइस बर्थ।
फेमस पर्सन है ये, बहुत ही फेमस पर्सन। ठीक है, द गेटो करके एक किताब लिखा था, द गेटो, 1928 में, द गेटो। देखो आप लोगों ने कार्ल मेनहिम का नाम सुना है, यूटोपिया की हाँ सर। जी सर। है ना, बिल्कुल। उस किताब में भी लुईस बर्थ का नाम मिलेगा, उस किताब में, है ना। 1936 में मैंने लिखवाया था शायद आज सुबह ही, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, है ना, अगर आपको पता। जी सर। हाँ सर लिखा है सर। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए वाला आज का। घुरई ने पिछड़े हिंदू। हाँ, घुरई ने जनजाति को किस पिछड़े हिंदू। भाई, ये बड़ा फेमस पर्सन है। मैं आपसे कहूँगा कि इसका मेरे पास ना पीडीएफ है, मिल गया होगा आप लोगों को। पीडीएफ मिला कि नहीं मिला? मैंने बनाया है पीडीएफ इसकी, एमपी है ना। जी सर। हाँ, पिछड़े हिंदू को रिलेट करते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखिए, बाकी आगे आने वाले टाइम में ये भी कवर करा दूंगा। ठीक है, कल मॉर्निंग में वो होगा। और बाकी देखिए, इसको आप लोग देख रहे हैं, जो यूजीसी के बच्चे हैं ना, वो भी ध्यान दें इस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऐसे, है ना, देखे रहोगे तो आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। समझो यूनिट नंबर 2 का सवाल है आपके सामने। ठीक है जी सर। यस सर। हाँ, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कल बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, है ना। ठीक है, गुड नाइट सर। सर वो भी रिसर्च वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे ज़्यादा। रिसर्च वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? हाँ सर, समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा, शायद आपने स्टडी नहीं किया है। हाँ सर, मतलब वो पढ़ा नहीं अभी। कोई बात नहीं सर, आप निश्चिंत रहें। अभी हरिओम पेपर कब है? सर दिसंबर। अरे हरिओम जी, फिर निश्चिंत रहिए आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिसर्च आएगा अभी आप। ठीक है सर, ओके ओके निश्चिंत रहें। ओके सर।